यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में आज हम सीखेंगे भाषा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए और दूसरे की बात समझने के लिए हमें भाषा की जरूरत होती है। जितना भी विकास आज तक मनुष्य ने इस संसार में किया है, वो विकास अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करने के लिए हमें अगर कोई चीज की जरूरत होती है, वो होती है भाषा। क्योंकि अगली पीढ़ी 20 साल बाद या 40 साल बाद जब शुरू होगी, आज हमने क्या आविष्कार किया है, क्या हमारे विचार हैं, आगे ट्रांसफर करने के लिए भाषा की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा है, भाषा वह माध्यम है जिससे अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। हम अपनी बात दूसरे को बता सकते हैं और दूसरे की बात हम समझ सकते हैं, और इस समझने का माध्यम होता है भाषा। भाषा मानव मुख से उच्चारित होती है। जो भी हम आप बोलते हैं उसी से भाषा बनती है। वो क्षेत्र के हिसाब से हम बाद में बात करेंगे कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो भी हम आप उच्चारण करते हैं वो भाषा होती है। ठीक है, सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। केवल चिल्लाना नहीं होता है, भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती, यानी पर्याप्त वर्ण सही क्रम में लगे होंगे तब वो भाषा बनेगी। केवल उच्चारण तो हम मुंह से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर उच्चारण, हर शोर शराबा भाषा नहीं हो सकता। सार्थक ध्वनियों का मेल, ठीक है, उससे भाषा बनेगी। मन के भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। ये तो अभी बात कर लिया कि मन के भावों को हम आदान प्रदान करते हैं भाषा के माध्यम से। वर्ण, शब्द, वाक्य रचना की व्यवस्था होती है। ठीक है, भाषा से क्या होता है, वर्ण, शब्द और वाक्य रचना की व्यवस्था होती है। अब देखते हैं भाषा कितने प्रकार की होती है। अब भाषा मुख्य रूप से दो तरीके की होती है, एक मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में सांकेतिक भाषा को भी आंशिक रूप से शामिल किया जाता है। क्योंकि आंशिक रूप से इसलिए शामिल किया जाता है कि हर संकेत का सब लोग मतलब समझ जाएं, ये जरूरी नहीं है। भाई गार्ड झंडी दिखा रहा है, वो हरी झंडी दिखा रहा है, लाल झंडी दिखा रहा है, या कोई भी दिखा रहा है, तो उसका मतलब सब लोग नहीं समझ सकते। ठीक है, ट्रैफिक में सिग्नल लाल है, हरा है, पीला है, जो भी है, उसका मतलब भी सब लोग नहीं समझते। इसके लिए अगर उस सिग्नल के साथ यानी उस संकेत के साथ में ध्वनि भी जुड़ी है मौखिक वाली, तो ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। जैसे हमने यहां पर लिखा है रेडियो समाचार या अन्य रेडियो कार्यक्रम, कि रेडियो में जो भी कार्यक्रम आते हैं वो मौखिक होते हैं, वो हम सुन के समझ जाते हैं क्योंकि वो भाषा में होता है। ठीक है, लेकिन अगर टेलीविजन में कार्यक्रम आ रहा है और उसका आप वॉल्यूम बंद कर दीजिए, तो हो सकता है ज्यादातर चीज आप ना समझ पाए, क्योंकि उसमें आपने भाषा, जो मौखिक भाषा है, वो बंद कर दिया है। तो संकेत से सब कुछ समझ पाना थोड़ा कठिन है। तो इसलिए मौखिक भाषा में केवल सुनने वाली चीजें आती हैं, जो कहीं से आवाज आ रही, जो मुख से आवाज निकल रही। दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा होता है पुस्तकें लिखित, समाचार पत्र, संस्मरण, उपन्यास, ये जितनी भी चीजें लिख कर रखी गई हैं या आगे लिखी जाती हैं, ये सारी लिखित भाषा में होती हैं। अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा के मुख्य 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनमें परिपक्व हो जाने के बाद ही कल्पना और चिंतन का स्थान आता है। ठीक है, अब प्रयोग के आधार पर भाषा 3 तरीके की होती है। एक होती है मातृभाषा। यह वो भाषा है जो हम अपने माता पिता से या परिवारीजनों से सीखते हैं। वो हमारी कुछ भी हो सकती है, यानी गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, जो भी भाषा है जो आपने अपने माता पिता से सीखा है, या हम जो अपने माता पिता से सीखते हैं, वो मातृभाषा होती है। वो कोई भी भाषा हो सकती है। ठीक है, अभी किसी स्पेसिफिक भाषा की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ भाषा की बात हो रही। ठीक है, अब राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो देश के अधिकांश लोग बोलते हैं। जैसे भारत में लगभग 70% आबादी हिंदी बोलती है, इस वजह से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है राजभाषा। ये वो भाषा होती है जो देश के सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होती है। जैसे 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया था। इसी वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो अपने यहां की यानी भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, तो 14 सितंबर हिंदी दिवस इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अब देखते हैं बोली।
बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप कहलाता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में, अगर हिंदी है या अंग्रेजी है, वो क्षेत्र विशेष में अगर बोली जाती है तो भाषा, तो उसको बोली कहा जाता है। इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, ठीक है। लोकोक्तियां, लोक कथाएं और लोकगीत ये बोली में ही लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे उपभाषा, जब यही जो ये बोली है, जो अभी हम बता रहे थे कि इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, अगर इसका क्षेत्र कुछ बढ़ जाता है और उसी बोली में कुछ साहित्य रचना होने लगती है, जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना की जाने लगती है, तब उसे उपभाषा का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। और उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अब देख लेते हैं कि उपभाषा की कौन कौन सी बोलियां होती हैं। अब हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी या मागधी हिंदी, ठीक है। अब पूर्वी हिंदी में जो बोलियां आती हैं वो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी में हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली ये बोलियां आती हैं। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, जोधपुरी, मेवाड़ी, हाड़ौती और मेवाती। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायूनी, हिमांचली, मंडियाली, ठीक है। और बिहारी या मागधी हिंदी में मैथिली, मगधी, भोजपुरी, अंगिका और ये वज्जिका, ये बोलियां आती हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हिंदी भाषा में लिपि कितनी होती है, ठीक है। अब लिपि का मतलब होता है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि बाएं से दाहिनी ओर बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे ये जो हम लिख रहे हैं तो बाएं तरफ से शुरू करते हैं, दाहिनी तरफ लिखते चलते हैं। जैसे उर्दू है, उर्दू दाहिनी तरफ से बाएं तरफ के लिए चली जाती है। तो हर भाषा के लिखने का ढंग अलग होता है। वैसे हिंदी का जो लिखने का ढंग होता है उसको देवनागरी यानी लिखने की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि कहते हैं। अब बात करते हैं साहित्य की। तो साहित्य क्या होता है? हिंदी अलग है और साहित्य अलग है। कैसे? केवल किसी भाषा की जानकारी होना वो अलग बात है, वो भाषा की जानकारी हो गई। लेकिन अगर उसमें ज्ञान और अनुभव का संचित कोश हो जाए, यानी अगर उसमें गहराई तक ज्ञान हो जाए, गहराई तक अनुभव हो जाए, तो वो चीज साहित्य बन जाती है, ठीक है। यानी ज्ञान और अनुभव के संचित कोश को साहित्य कहते हैं, ठीक। निचोड़ जो होता है किसी भाषा के ज्ञान का निचोड़, वो साहित्य कहलाता है। अब साहित्य दो तरीके का होता है। एक होता है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य कौन सा होता है? जैसे निबंध, लेख, नाटक, उपन्यास, कहानी, ये जो चीजें ये सारी गद्य साहित्य में आती हैं। और इनके जो प्रमुख लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत सारे और हुए हैं, ठीक है। अब जैसे पद्य साहित्य, पद्य साहित्य में आता है जैसे महाकाव्य जो कविताओं के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। गीत काव्य, खंड काव्य। अब पद्य साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि आदि। तो अभी हमने जाना कि साहित्य कितने होते हैं, कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, लिपि क्या होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं व्याकरण। व्याकरण, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा का ज्ञान और शुद्ध रूप से भाषा का प्रयोग सिखाया जाता है। अब व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, ठीक है। इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति पर विचार किया जाता है। वर्ण यानी सबसे छोटी इकाई किसी भी भाषा की, ठीक है। अब शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति पर विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है वाक्य विचार। इसमें वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण और वाक्य भेद पर विचार किया जाता है। पूर्ण व्याकरण इन्हीं तीनों तरीके से ही किया जाता है। अब वीडियो में हम लोग इसके आगे की व्याकरण, अगर ये चीज आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोशिश की है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको दी जाए। अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब करिए।